नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन गैलेक्सी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा कल का अंतिम बिंदु था व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने इन्हें 3 भागों में विभक्त किया, जिसमें स्पर्शी व्यंजन का से लेकर म तक इनकी संख्या 25 होती है। दोस्तों, दूसरा था हमारा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 होती है। अगला था हमारा ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन स, है, इनकी संख्या 4 होती है। मित्रों, अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। हम बात करेंगे घोष या कंपन के आधार पर। घोष या कंपन के आधार पर। घोष या कंपन के आधार पर मैं देखूं घोष को 2 भागों में विभक्त किया जाए, अघोष और सघोष। सघोष को हम घोष भी लिख सकते हैं मित्रों। सघोष को हम घोष भी लिख सकते हैं। अघोष अ प्लस घोष। सघोष का मैं शाब्दिक विच्छेद करूं तो श प्लस घोष, श प्लस घोष। आ प्रत्यय लगने से नहीं, घोष का मतलब होता है कंपन, यानी यहाँ कंपन नहीं होता। शा यानी साथ, घोष का मतलब कंपन यानी कंपन के साथ, कंपन के साथ। मित्रों, अब मैं बात करूंगा अघोष और घोष वर्णों की। अघोष और घोष वर्णों की। अघोष यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। अघोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और मित्रों दूसरा वर्ण। कौन सा वर्ण? पहला और दूसरा वर्ण। इसमें हम स, श, से इनको भी शामिल करते हैं। अघोष में अगर मैं देखूं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसमें दोस्तों हमारे य, व, र, ल और है यानी हकार। मित्रों, मैं अगर बात करूं अघोष वर्णों की संख्या की, अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है। अघोष वर्णों की संख्या कितनी होगी? 13
होती है। पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला यानी 5 और 10 और 3 13। इसी के क्रम में अगर मैं बात करूं सघोष वर्णों की संख्या की तो इनकी संख्या 31 होती है। कितने होते हैं? 31 वर्ण। वो कैसे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20 दोस्तों यहाँ प्लस स्वर भी सघोष होते हैं। इनकी संख्या होती है 11। इस प्रकार सघोष वर्णों की संख्या 31 होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। दोस्तों इसी क्रम में मैं आगे इन्हें विभक्त करूंगा। ये रहा हमारा नंबर तीसरा, प्राण वायु। प्राण वायु, प्राण वायु के आधार पर मुंह से बाहर निकलने वाली वायु, मुंह से बाहर निकलने वाली वायु, मुंह से बाहर निकलने वाली वायु। मैं मुंह से बाहर निकलने वाली वायु में देखूं तो इसको हमने यानी प्राण वायु को दो भागों में बांटा, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। मित्रों अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प का अर्थ होता है कम, महा यानी ज्यादा। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु हवा कम निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, जबकि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से अधिक निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे मैं अपनी हथेली को उल्टा करके कहूं कै ख, जब मैंने कै वर्ड बोला तो वायु मुख से कम या अल्प निकलती है। जिस तरह मैंने ख वर्ड का उच्चारण किया तो मुख से वायु महा यानी अधिक निकलती है। इस प्रकार इसको हम महाप्राण और अल्प प्राण में विभक्त करते हैं। दोस्तों देखते हैं अल्प प्राण कौन से होते हैं। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन या फिर हम इनको वर्ण बोलते हैं मित्रों, या फिर हम इनको वर्ण बोल सकते हैं। मैंने बोला प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। इनकी संख्या, इन वर्णों की संख्या 30 होती
है। इन वर्णों की संख्या 30 होती है। प्रत्येक वर्ग का मित्रों वर्ग 5 हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, 5, 15। इसके बाद बोला है जी हमसे क्या, अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण। दोस्तों इस प्रकार इनकी संख्या 30 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 30 होती है। महाप्राण की जैसे ही मैं बात करूं मित्रों, तो महाप्राण में यानी वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा, चौथा तथा ऊष्म व्यंजन तथा ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन महाप्राण वर्णों की संख्या 14 होती है। महाप्राण वर्णों की संख्या मित्रों 14 होती है। दोस्तों 15, 4, 19 सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 30 होती है। जबकि अगर मैं बात करूं महाप्राण की, तो दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं, यानी 5, 10 और 4, 14। इस प्रकार हमने इसे अल्प प्राण वायु को अल्प प्राण तथा महाप्राण में विभक्त किया। दोस्तों यहां से एक वाक्य निकल के आया, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहते हैं? तो बेटा हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहते हैं? मित्रों अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। मित्रों सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 होती है। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 होती है। वर्णों की संख्या 30 होती है। इस प्रकार प्राण वायु मुंह से बाहर निकलने वाली वायु, प्राण वायु को क्या कह रहे हैं? मुंह से बाहर निकलने वाली वायु, प्राण वायु को 2 भागों में बांटा गया, अल्प
प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में मित्रों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। इस प्रकार अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 होती है। इसी क्रम में मित्रों महाप्राण यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा और ऊष्मीय व्यंजन महाप्राण वर्णों की संख्या 14 होती है। दोस्तों हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, जबकि मैं कहूँ अपभ्रंश का पाणिनि तो हेमचंद्र को कहा जाता है। मित्रों सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। मित्रों इसके बाद मैं अगर बात करूं उच्चारण के आधार पर, नंबर अगला है हमारा उच्चारण के आधार पर। दोस्तों उच्चारण के आधार पर इन्हें 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 8 प्रकार के 8 प्रकार के होते हैं। मित्रों मैं कहूं कितने प्रकार के होंगे? 8। स्पर्शी, अगला है मित्रों हमारा संघर्षी, इसके बाद अगला आता है हमारा, तीसरा है हमारा स्पर्श संघर्षी, अगला है मित्रों हमारा नासिक्य। कौन सा? नासिक्य। और अगला है मित्रों हमारा संघर्षहीन। अगला है मित्रों हमारा छठवा प्रकंपित। कंपिक। अगला और लास्ट है हमारा दोस्तों पार्श्विक। इसके बाद आता है 8वां ताड़न जात। दोस्तों 8वां है हमारा ताड़न जात। मित्रों इस प्रकार अगर मैं उच्चारण के आधार पर इन्हें बांटूं तो यह 8 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी, संघर्षी, तीसरे नंबर पर हम इनको स्पर्शी, संघर्षी, इसके बाद नासिक्य, संघर्षहीन, प्रकंपिक, पार्श्विक और ताड़न जात। मित्रों अब अगर मैं देखूं स्पर्शी वर्णों की संख्या 16 होती है।
स्पर्शी वर्णों की संख्या 16 होती है। वो कौन सी? क, ट, त व प वर्ग। क, ट, त व प वर्ग। क, ट, त व प वर्ग। प्रथम 4 वर्ण। प्रथम 4 वर्ण अर्थात वर्गों की संख्या क, ट, त, प। 4 वर्गों के 4 वर्ण अर्थात वर्णों की संख्या 4 चौक 16। दोस्तों अब हम बात करेंगे संघर्षी वर्णों की। संघर्षी की मैं बात करूं तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? तालव्य से, मूर्धन से और हमारा हकार। अगला अगर बात करें दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की, तो इनकी संख्या 4 होती है और इसमें च वर्ग। कौन सा वर्ग? च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण शामिल होते हैं मित्रों। प्रथम 4 वर्ण। अगला अगर मैं बात करूं नासिक की, तो सभी वर्णों के पंचमा अक्षर। हमारे वर्गों की संख्या 5 होती है। सभी वर्गों के पंचमा अक्षर। सभी वर्गों के पंचमा अक्षर। मैं बात करूं दोस्तों संघर्षहीन वर्णों की, तो इनकी संख्या 2 होती है। यह और वह इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अगला है दोस्तों हमारा प्रकंपिक। इसकी संख्या 1 होती है। रे। दोस्तों रे को हम प्रकंपिक तथा लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपिक तथा लुंठित व्यंजन। अगला है दोस्तों हमारा पार्श्विक। इसकी संख्या 1 होती है। और अगर मैं व्यंजन की बात करूं मित्रों तो ले। पार्श्विक का अर्थ होता है बगल में, यानी हमारी जीभ के आसपास से जो वायु निकलती है उसे हम पार्श्विक कहते हैं। अगला है दोस्तों ताड़ंजात। तो इनकी संख्या 2 होती है। रे, अड़े, डे और अड़े। दोस्तों इस प्रकार उच्चारण के आधार पर इनका 8 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। अब आप दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हो मित्रों। दोस्तों इस प्रकार उच्चारण के आधार पर हमने इसका 8 प्रकार से वर्गीकरण किया। अब दोस्तों हम बात करेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर। उच्चारण के स्थान के आधार पर पांचवा है हमारा उच्चारण के स्थान के आधार पर।
उच्चारण के स्थान के आधार पर। दोस्तों अब हम देखेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर। मित्रों दोस्तों उच्चारण के आधार पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दांतों के बाद हमें मसूड़ा, दांतों के बाद हमें जो मिलता है वो है हमारा मसूड़ा, और मसूड़े के बाद वाले स्थान को हम तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूड़े के बाद वाले स्थान को तालु कहते हैं। इस तालु के बाद के स्थान को हम काकल कहते हैं। इसके बाद नासिका, जो हमारे नासा छिद्र होते हैं। दोस्तों इसके बाद होती है हमारी जिह्वा, और जिह्वा कहाँ जाती है दोस्तों? कंठ में। मानव मन के हृदय में विचार रहते हैं दोस्तों, मानव मन के हृदय में विचार। दोस्तों इसको प्रैक्टिकल रूप से आप जानने की कोशिश करें। देखना मित्रों, मानव के हृदय में, मानव के मन में विचार होते हैं। जब तक उन विचारों को भाषा का या किसी माध्यम का जामा नहीं पहनाते, जब तक वह भाषा नहीं होते। अर्थात दोस्तों मैं कहूं मानव के विचारों का सर्वप्रथम अगर जो उच्चारण होगा वह होगा दोस्तों कंठ से, सर्वप्रथम होगा कंठ से। इसके बाद वह तालु से। इसके बाद कहां से आएगा मानव के विचार? तालु पर आएंगे, तालु के बाद मसूड़े, और इसके बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, और ओष्ठ के बाद वह मुख से बाहर निकल जाएंगे। अर्थात मैं कहूँ दोस्तों मानव के मन में विचार आया कंठ, जिसको हम नंबर 1 देते हैं, कंठ से तालु जिसको हम नंबर 2 देते हैं, मुर्दा या मसूड़ा, मुर्दा या मसूड़ा, यह तीसरा उच्चारण स्थान हुआ। इसके बाद आता है दोस्तों दंत, और इसके बाद आता है दोस्तों ओष्ठ, यह हमारा 5वां उच्चारण स्थान हुआ। अर्थात मैं इनको नाम प्रदान करूं तो कंठ। दोस्तों आपने अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा देखी हो, हम सब कैसे हैं? भारतीय। हम सब कैसे हैं? भारतीय हैं। दोस्तों इसी प्रकार अगर मैं इसको कंठ कहूं तो इसका उच्चारण स्थान होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? कंठ। उच्चारण स्थान होगा इसका कंठ। दूसरा है तालव्य। इसके बाद तीसरा आता है हमारा मूर्धन्य। चौथा दंत्य, और 5वां है दोस्तों हमारा ओष्ठ है। 5वां है ओष्ठ। इस प्रकार हम उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण करेंगे।
दोस्तों अब मैं इसे एक तालिका के रूप में प्रदर्शित करूंगा। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों हम हमारा वर्ग सरल क्रमांक, वर्ग सरल क्रमांक। इसके बाद आता है दोस्तों वर्ण जिसमें हमारे व्यंजन या स्वर, व्यंजन या स्वर। अगला है दोस्तों हमारा उच्चारण का स्थान, उच्चारण स्थान। अगला है दोस्तों नाम। इन बिंदुओं के आधार पर हम उच्चारण स्थान देखेंगे मित्रों। मित्रों अगर मैं बात करूं स्वरों की, ए बड़ा ए, ई दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ, ऋ ए आई ओ औ। इस प्रकार हमारे स्वरों की संख्या 11, ए आ ई दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ, ऋ ए आई ओ और औ। दोस्तों अब मैं बात करूंगा व्यंजन वर्णों की, क च ट त प। 5 व्यंजन वर्ण होते हैं मित्रों। अगला है हमारा अंतस्थ य र ल व। इसके बाद आता ऊष्म या संघर्षी श श श और है। दोस्तों इसी क्रम में अनुस्वार अंग और हा अयोगवा व्यंजनों का उच्चारण स्थान। मैं सबसे पहले नंबर 1 डालकर दोस्तों यहाँ से स्वरों का एक जोड़ा उठाऊंगा, स्वरों का एक जोड़ा ए और आ। दोस्तों इसके बाद व्यंजनों की अगर मैं बात करूं तो का वर्ग आएगा दोस्तों, का वर्ग और विसर्ग, का वर्ग और विसर्ग। मित्रों अब मैं देखूं ए आ का वर्ग और विसर्ग, तो इसका उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ होगा। क्या होगा मित्रों? कंठ। और मैं इसे अब नाम प्रदान करूंगा कंठ है। क्या नाम हुआ मित्रों? कंठ है। इसी क्रम में अब मैं स्वरों का दूसरा जोड़ा उठाऊं, नंबर 2 ई और दीर्घ ई। ई दीर्घ ई के बाद व्यंजनों की अगर मैं बात करूंगा तो च वर्ग। कौन सा वर्ग मित्रों? च वर्ग। मित्रों स्वर और व्यंजन दोनों का सीक्वेंस है। हमसे अंतस्थ और ऊष्मीय बोले हमें भी साथ ले लो। तो मैंने इनसे कहा दोनों में से एक एक आ जाओ, दोनों में से एक एक आ जाओ। दोस्तों
दोनों में से एक एक आ जाओ। कंठ के बाद उच्चारण जो स्थान था मित्रों वो था हमारा तालु, और अब मैं इसको नाम दूंगा तालव्य। अब मैं इसको नाम दूंगा तालव्य। मित्रों तीसरा नंबर देखूं तो ऊ। दोस्तों यह 5वें स्थान पर आता है। इससे पहले मैं लूंगा रिर को। रिर, इसको अभी कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं मित्रों। रिर के बाद आता है हमारा ट वर्ग, ट वर्ग और र और श, अंतस्थ का र, ऊष्मीय का श। दोस्तों कंठ तालु, इसके बाद जो नंबर आता है उच्चारण स्थान का वो है दोस्तों मूर्धा। कौन सा है? मूर्धा। अब मैं इन्हें नाम प्रदान करूंगा मूर्धन्य। मूर्धन्य। दोस्तों कौन सा? मूर्धन्य। मित्रों अब मैं अगले नंबर में देखूं तो हमारा है, अगले नंबर का है हमारा क्या? ता वर्ग। कौन सा वर्ग दोस्तों? त वर्ग। त वर्ग में उठाऊं तो ल, अंतस्थ का या ऊष्मीय का श, और इसका उच्चारण स्थान होगा दोस्तों दंत। कौन सा होगा? दंत। और मैं इसे नाम प्रदान करूंगा दंत्य। कौन सा? दंत्य। अगला मैं देखूं दोस्तों 5वां। अब मैं ओ दीर्घ ऊ का जोड़ा उठा के लाऊंगा, ऊ और दीर्घ ऊ। दोस्तों अब हमारा बचता है प वर्ग। कौन सा वर्ग? प वर्ग। इसका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ, और इसका नाम होगा मित्रों ओष्ठ। नाम क्या होगा? ओष्ठ। दोस्तों अगली अगर मैं बात करूं तो हमारा ए का जोड़ा, ई का जोड़ा, रेर और ऊ का जोड़ा होता है दोस्तों। इसी प्रकार व्यंजनों की मैं बात करूं तो कै, च, ट, त, प, अंतस्थ और ऊष्मीय। अंतस्थ और ऊष्मीय का, यानी अंतस्थ का व और ऊष्मीय का हकार वर्ण को छोड़कर इनके उच्चारण स्थान को जान लिया मित्रों। अब मैं बात करूंगा ए, आई, ए और आई। दोस्तों ए और आई का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु। क्या होगा दोस्तों? कंठ प्लस तालु। तो इसका नाम क्या होगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। क्या होगा मित्रों? कंठ तालव्य। दोस्तों कंठ तालव्य आ प्लस ई बराबर ए। आ प्लस ई बराबर ए। इस प्रकार ए आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु, अर्थात इसका नाम होगा कंठ तालव्य। इसका नाम क्या होगा मित्रों? कंठ तालव्य। अगला आता है दोस्तों हमारा ओ, औ, ओ और औ।
इसका जो उच्चारण स्थान होगा कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, और मैं इसे नाम दूंगा कंठोष्ठ। अब मैं इसे नाम दूंगा मित्रों कंठ ओष्ठ। अब मैं इसे नाम दूंगा कंठ ओष्ठ। दोस्तों अब मैं बात करूंगा अगले क्रम की, तो हमारा अब आता है दोस्तों वा। दोस्तों इसका जो उच्चारण स्थान होगा दंत प्लस ओष्ठ होगा। दोस्तों क्या होगा? दंत प्लस ओष्ठ, अर्थात मैं इसे नाम दूंगा दंतोष्ठ। मैं इसे नाम दूंगा दोस्तों दंत ओष्ठ। अगला नंबर आता है हमारा, इसमें मैं बात करूंगा हकार वर्ड की। हकार वर्ड है हकार, इसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र से होता है। दोस्तों स्वर यंत्र से होता है, स्वर यंत्र से। और इसका जो नाम होगा मित्रों वो होगा अली जिह्वा। अली जिह्वा, अली जिह्वा। दोस्तों इसी क्रम में मैं बात करूं तो 10वां यहाँ आता है दोस्तों हमारा दोस्तों इसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। इसका उच्चारण स्थान होगा नासिका, और मैं इसे नाम दूंगा नासिक्य। मैं इसे नाम दूंगा दोस्तों नासिक्य। क्या नाम दूंगा दोस्तों? नासिक्य। इस प्रकार दोस्तों वर्णमाला का पूरा उच्चारण समाप्त होता है, अर्थात मैं इसे कह सकता हूँ वर्णमाला का उच्चारण। वर्णमाला का उच्चारण। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। मित्रों अब मैं बात करूंगा हिंदी के अन्य वर्णों की। हिंदी के अन्य वर्ण। हिंदी के अन्य वर्ण। दोस्तों हिंदी के अन्य वर्णों में नंबर 1 डाल के मैं बात करूं अयोग वाह। अयोग वाह। दोस्तों अयोग वाह वर्णों की संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। हा। दोस्तों इसे हम अनुस्वार और इसे विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार
ये है हमारा विसर्ग। कौन सा दोस्तों? विसर्ग। मित्रों, अयोग वह आ धन योग धन वह, इसका शाब्दिक विच्छेद होता है। मित्रों दोस्तों, अयोग व वर्णों का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, केवल इनका प्रयोग स्वर वर्णों के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, केवल स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। अयोग व वर्णों का या फिर अयोग व व्यंजनों का प्रयोग, अयोग्य व वर्णों का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, यह केवल स्वरों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, इनकी सदैव दो मात्राएं होती हैं। दोस्तों, इन मात्राओं को, इसको दो मात्रा के रूप में और इसको यानी खड़ी पाई को एक मात्रा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अगला हमारा बिंदु रहेगा छंद। इसमें हम इन मात्राओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार मैं बात करूं, हिंदी के अन्य वर्णों में वर्ण आता है हमारा अयुग्म। इनकी संख्या 2 होती है, अनुस्वार और विसर्ग। इसका शाब्दिक विच्छेद आ धन योग धन वाह। दोस्तों, इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, यह केवल स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इनकी सदैव दो मात्राएं होती हैं। इनकी सदैव दो मात्राएं होती हैं। दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है दोस्तों हमारा संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर और इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों? 4 होती है। छ, त्र, ग और श्रे। दोस्तों, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर मित्रों यह दो व्यंजन तथा एक स्वर से मिलकर बने होते हैं। दो व्यंजन तथा एक स्वर से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं 6 का विच्छेद करूं तो क धन मूर्धा श धन अ, अर्थात अगर मैं कहूँ क स्वर रहित मूर्धा श, अर्थात
कै स्वर रहित, मूर्धा शा स्वर रहित और ए स्वर के से संयोग से छा बनता है, अर्थात कै स्वर रहित। दोस्तों किसी वर्ड के नीचे इस प्रकार डैश लगाने से वह वर्ड स्वर रहित हो जाता है मित्रों, कै प्लस श। अगला मैं देखूं त्रा, ता के नीचे स्वर रहित कॉमा रे और ए, अर्थात ता स्वर रहित प्लस रे, ता स्वर रहित प्लस रे। अगला देखूं दोस्तों मैं गे, गे को अगर मैं देखूं तो जय धन वर्ग का पंचम वर्ग धन ए। वास्तविक अगर इसका विच्छेद देखा जाए तो जय स्वर रहित पंचम वर्ग। अगला है दोस्तों श्रेय, तो तालव्य श धन रे धन ए। दोस्तों वास्तविक रूप से देखा जाए स्वर रहित तालव्य श धन रे। मित्रों अब अगर मैं इन संयुक्त अक्षरों के उच्चारण की बात करूं तो दोस्तों देखते हैं कै, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ, कहाँ से होगा मित्रों कंठ। इसके बाद से इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा ए का कंठ, अर्थात मैं कह सकता हूँ मित्रों इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ मूर्धा कंठ। क्या होगा मित्रों कंठ मूर्धा कंठ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। अगला आता है मित्रों हमारा विकसित स्वर या अनुनासिक स्वर, या फिर हमें चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। विकसित दोस्तों विकसित स्वर या अनुनासिक या चंद्र बिंदु, और इनकी संख्या 1 होती है दोस्तों, इनकी संख्या 1 होती है। कितनी होती है 1। मित्र अगर मैं इस सिरो रेखा के ऊपर आधा, इस सिरो रेखा के ऊपर आधा चंद्र बना के उस पर बिंदु रखूं तो इसे हम विकसित स्वर, अनुनासिक स्वर तथा चंद्र बिंदु का नाम देंगे, अर्थात किसी वर्ड के ऊपर चंद्र बिंदु बनाकर, चंद्र बिंदु रखकर इसे क्या कहते हैं हम विकसित स्वर या अनुनासिक स्वर या चंद्र बिंदु कहते हैं। दोस्तों अगली अगर मैं बात करूं तो ये हुआ हमारा तीसरा और चौथे की। तो दोस्तों ताड़नजात, ताड़नजात या मैं इसे नाम दूंगा औक्षिप्त, या हम इसे कहते हैं क्या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, या हम इसे कह सकते हैं विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन।
मित्रों इनकी संख्या 2 होती है। उच्चुप्त का शाब्दिक अर्थ है फेंका हुआ। उच्चुप्त का शाब्दिक अर्थ है फेंका हुआ। इनकी संख्या 2 होती है। डे और रह। दोस्तों इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता। मित्रों इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता। इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता। कभी भी किसी शब्द के प्रथम वर्णों के रूप में प्रयोग नहीं होता। उच्चित या ताड़न्यात वर्णों का कभी भी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता। दोस्तों किसी भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में द्विगुण या उच्चिष्ट या ताड़न्यात व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्हें स्वर रहित नहीं किया जाता। मित्रों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है दोस्तों हमारा विदेशी स्वर, या हम इसे कह सकते हैं मित्रों आगत स्वर या मेहमान स्वर, या मैं इसे नाम दूं मित्रों अर्ध चंद्रबिंदु। अर्ध चंद्र बिंदु क्या नाम दूं मित्रों? अर्ध चंद्र बिंदु। और इनकी संख्या 1 होती है मित्रों। इनकी संख्या 1 होती है। अर्थात मैं किसी वर्ण पर अगर अर्ध चंद्र बनाऊं और इस पर अगर बिंदु ना रखूं तो इसे हम आगत स्वर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आगत स्वर या मेहमान स्वर या विदेशी स्वर या चंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी आदि शब्दों में किया जाता है मित्रों। अगला मैं बात करूं विदेशी व्यंजनों की। विदेशी व्यंजनों की तो इनकी संख्या मित्रों 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। कै, खे, गे, जय, फै। दोस्तों कै, खे, गे, जय, फै NCERT में इनकी संख्या 3 मानी जाती है।
कितनी मानी जाती है मित्रों? 3 मानी जाती है। क, है और जय, क, ख और जय। दोस्तों यह अरबी फारसी भाषा के होते हैं। यह अरबी फारसी भाषा के होते हैं। किस भाषा के होते हैं मित्रों? अरबी फारसी भाषा के होते हैं। विदेशी स्वर की अगर मैं बात करूं या आगत स्वर या मेहमान स्वर की बात करूं तो इसके सामान्यतः प्रयोग ऑफिस, डॉक्टर, कॉफ़ी, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि शब्दों में प्रयोग किया जाता है। विदेशी अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो हिंदी में विदेशी व्यंजनों को 5, जिसको क, ख, जय, झ और फ, इसी में नुक्ता लगा होता है। एनसीईआरटी के अनुसार इन्हें 3 माना जाता है, क, ख और जय। दोस्तों यह अरबी फारसी भाषा के होते हैं। अरबी और फारसी भाषा के होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। दोस्तों मैंने आपको एक बार वर्णों की संख्या 44, 52, 56, 44, 52 और 56 बताई थी मेरे मित्रों। आज मैं इसे दोबारा बताऊंगा। देखते हैं दोस्तों वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या मित्रों, वर्णों की संख्या में अगर मैं बात करूं स्वर और व्यंजनों की, स्वर की संख्या या फिर हम कह सकते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 11 व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 33। अगर मैं 11 और 33 का योग करूं मित्रों तो हमें संख्या प्राप्त होगी, हमें संख्या प्राप्त होगी 44, जिसे मैं मूल वर्ण या साधारण वर्ण नाम दूंगा। मूल वर्ण या साधारण वर्ण अर्थात मित्रों मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। अर्थात मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। दोस्तों अयोग्य व व्यंजन की संख्या 2, अयोग्य व व्यंजन की संख्या 2। इसके बाद आता है हमारा संयुक्त अक्षर की संख्या 4, ताड़न जात की संख्या 2। मैं इसका पुनः योग करूं 4, 2, 6, 10, 11, 12, 2 और 1, 5। अब इनकी संख्या बढ़कर 52 हो गई, जो कि हिंदी में कुल वर्ण होते हैं। 52 हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या।
दोस्तों अगर मैं यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, अगर मैं विदेशी वर्णों की बात करूं, विदेशी वर्णों की, मित्रों विदेशी वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के आते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार 3 होते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार इनकी संख्या 3। दोस्तों विदेशी वर्णों में अगर मैं यहाँ 4 का योग करूं तो इनकी संख्या 56 होती है। स्वर, विदेशी स्वर 1 और 3 विदेशी व्यंजन, इस प्रकार मैंने यहाँ 4 का योग किया और इनकी संख्या 56 हो गई। इसे हम मानक संख्या या 56 वर्ड के रूप में प्रयुक्त करेंगे। मानक संख्या, ये कैसे निकल के आई दोस्तों? मानक संख्या या वर्ण, मानक संख्या या वर्ण। दोस्तों इस प्रकार वर्णों की संख्या। फिर मिलेंगे पुनः हम नए बिंदु के साथ। दोस्तों आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। दोस्तों नमस्कार।